हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में 06। इसके पहले तक हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन 01 से 05 तक चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोर पे क्लिक करोगे तो वहाँ तुमको सारे लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। तो इसके जो पिछले लेक्चर में हम लोग ने 05 में स्टार्ट किया था वो था कोलिजन्स। कोलिजन्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा, कोलिजन्स का कैरेक्टराइजेशन देखा, कैटेगरीज देखा, कौन कौन से टाइप्स के कोलिजन्स है, जिसमें से दो कोलिजन्स मेजर अपने थे जो हमको पढ़ने थे। तो लास्ट टाइम हमने इन दो में से कौन कौन सा था, एक था इलास्टिक और एक था इन इलास्टिक। ठीक है, ये दो कोलिजन्स थे, जिसमें से ये इलास्टिक वाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इलास्टिक कोलिजन में कैसा कोलिजन होता है और इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिजन्स में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो ये सब मैं बस एक रिवीजन पार्ट के लिए लिख रहा हूँ। मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लूज़ होता है और काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट। तो यही डिफरेंस है इलास्टिक और इन इलास्टिक में। वेरएज इलास्टिक कोलिजन हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में किया था। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमको मिला है वो मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कुछ स्पीड u1 से चल रहा है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कुछ स्पीड u2 से चल रहा है। एंड इफ़ u1 इज़ ग्रेटर दैन u2, तो ये ऑब्जेक्ट अगर इससे कोलाइड करता है और ये कोलिजन इलास्टिक होता है, सो देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग रिलेशन ट्रू फॉर दिस एंड द रिलेशन इज़ दिस, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ये एक रिलेशन ट्रू होता है और इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमको मिलता है u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये राइट हैंड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये दोनों वेलोसिटीज़ ऑफ सेपरेशन और अप्रोच के बेसिस पे हमको एक रेशो मिला था जिसको हम लोग ने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ध्यान से देखो, इलास्टिक कोलिजन के लिए ये दोनों इक्वल है ना, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, 1। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी जो भी कोलिजन होगा इलास्टिक के अलावा इन इलास्टिक कोलिजन, उसमें तुम्हारा मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी लूज होगा। तो वहाँ पे ये जो टर्म होगा E, दिस विल ऑलवेज बी लेस दैन 1। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो चलो आज इन इलास्टिक कोलिजन स्टार्ट करते हैं और इन इलास्टिक कोलिजन के बाद हम लोग थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे कोलिजन इन 2 डायमेंशन का भी। 2 डायमेंशन में जस्ट एक इंट्रोडक्शन करना है कोलिजन का, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, चलो इन इलास्टिक कोलिजन देखते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन, देखो इन इलास्टिक कोलिजन में 2 तरीके का कोलिजन होता है। एक होता है पार्शियली इन इलास्टिक और एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में तुमको बताया था। पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन है, 2 पार्ट्स इसके हैं, एक है पार्शियल और एक है परफेक्ट, है ना। तो पार्शियली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक 2 टाइप के कोलिजन्स हैं। पार्शियल इन इलास्टिक में ये होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेस देन 1 होता है और परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। और क्या पता है हमको ये पता है कि पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस इज देयर। ऐसे समझो, काइनेटिक एनर्जी लॉस इज देयर और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस मैक्सिमम होता है। ये फ़र्क है। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लूज ये वाले केस में होगी। ठीक है, और इसमें एक और स्पेशलिटी होता है दैट 2 बॉडीज मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन। मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ दिस एंड दिस। और ये तो समझ में आ ही गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेस देन 1 होगा। चाहे जो भी कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेस देन 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 आया, 0.3 आया, 0.6 आया, सब पार्शियली इन इलास्टिक। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक। तो जिसमें से ये वाला अपने सिलेबस में है, थोड़ा हमको स्टेट बोर्ड के सिलेबस में करना होता है। एनसीईआरटी में ये नहीं होता है, तो एनसीईआरटी वाले परेशान मत हो। स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है ये 11th के, तो ये हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कर लेते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन।
हम एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल देखते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट एनर्जी लॉस, या अगर मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी लॉस। सो वी वांट टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन अ perfectly inelastic collision। देखो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है शो दैट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या बेसिकली द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन एन इनइलास्टिक कोलिजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तुमको शो करना कि हमेशा पॉजिटिव है या लॉस हमेशा होता ही है। यू हैव टू शो दैट देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन एवर कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो हमको शो करना है वही। और ये कैसे पता चलेगा लॉस हमेशा होता है, अगर इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी के इनिशियल वो सपोज 5 जूल है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3 जूल है, तो इसका अगर तुम चेंज निकालोगे इनिशियल माइनस फाइनल तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2 जूल्स आ गई। तो ये पॉजिटिव नंबर है ना। तो चेंज हमेशा अगर पॉजिटिव रहेगा मतलब एनर्जी हमेशा लूज होगी। तो यही चीज़ हमको प्रूव कर देना है, फॉर्मूले से प्रूव करना है। देखो हम लोग एक इनइलास्टिक कोलिजन कंसिडर करते हैं। जैसे ये एक बॉडी है जो कुछ u1 स्पीड से चल रही थी, ये दूसरी बॉडी है जो कुछ u2 स्पीड से चल रही थी। इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इनका कोलिजन होता है। और इस बार ये कोलिजन इनइलास्टिक है, ध्यान रखना। इस बार ये कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक है। मतलब कोलिजन होने के बाद ये दोनों बॉडीज़ साथ में मूव कर रही हैं, ये भी ध्यान दो। कोलिजन होने के बाद ये दोनों बॉडीज साथ में मूव करती हैं विद अ कॉमन वेलोसिटी v, ये हमको पता है। तो हमको पूछा है कि यहाँ इस स्टेट से लेके इस स्टेट में क्या एनर्जी का लॉस हुआ है। अच्छा ये कोलिजन कब पॉसिबल होगा, फिर से वही पुराना वाला केस याद करो। ये कोलिजन तभी पॉसिबल होगा व्हेन u1 विल बी ग्रेटर दैन u2। अगर u1 छोटा है तो ये कभी इसको पकड़ नहीं पाएगा ना बॉडी को, ये बॉडी आगे भाग जाएगा। सो इट हैज़ टू कम और उसको हिट करना ही है, ठीक है। तो पहला चीज़ कोलिजन है तो मोमेंटम अप्लाइड होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या है देखो फाइनल में एक ही वेलोसिटी है बट दो मासेस एक साथ कंबाइन हो गए, तो टोटल मास क्या हो गया, टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 और स्पीड है v। तो ये हुआ ना तुम्हारा फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। समझ में आया? ओके चलो यहाँ से ये स्पीड की वैल्यू हमको चाहिए। क्यों स्पीड की वैल्यू चाहिए देखो बताता हूँ। m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गई स्पीड की वैल्यू। ये वैल्यू हमको क्यों चाहिए, ये वैल्यू हमको इसलिए चाहिए क्योंकि ये फाइनल का वेलोसिटी है ना, फाइनल सिचुएशन का। तो फाइनल आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो अगर पता होगी तो आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी पता होगी, क्योंकि आफ्टर कोलिजन का मास तुमको पता है m1 प्लस m2। स्पीड पता हो तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, है नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये स्पीड हमको चाहिए, तो इसलिए हमने ये चीज़ लिखा है। ओके अब हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी लूज हुआ होगा सिंस द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये लूज हुआ होगा एनर्जी लूज हुआ है तो वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हम डेल्टा के से लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा देखो, लॉस हुआ है मतलब इनिशियली ज़्यादा रहा होगा और फाइनली कम हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, है ना। ये हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी प्लस इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। फाइनली क्या आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, फाइनली आएगा हाफ। मास टोटल कितना है m1 प्लस m2 और स्पीड कितना है, स्पीड ये पूरा है, ध्यान देना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए लिखते हैं v स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा लेंदी होगा एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन, बट ट्रस्ट मी पूरा अलजेब्रा ही है। यहाँ से अगर तुमको अलजेब्रा आता है, 10 तक अलजेब्रा किया है तो एकदम फटाफट हो जाएगा ये। ओके लेट्स सी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1
प्लस m2 इंटू वी अब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, सॉरी, करेक्ट है, v का स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर, राइट। अब देखो क्या करना है, इस पूरे का स्क्वायर यानी ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर अपॉन नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, राइट। तो नीचे वाले टर्म के स्क्वायर को हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं ना इससे, m1 प्लस m2 और ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर होगा, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमको देखो क्या मिलता है, हमको मिलता है हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ ये m1 प्लस m2 इस m1 प्लस m2 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमको बचता है m1u1 प्लस m2u2 द होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाफ दिखाई पड़ रहा है, कॉमन हो जाएगा, है ना? और कुछ कॉमन हो रहा है क्या? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, हाफ कॉमन हो जाएगा। चलो ये नोट डाउन कर लिया था, यहाँ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। या एक काम करो, इसको पॉज करके नोट डाउन करो, मुझे बड़ा जगह चाहिए होगा ये फिर से लिखने के लिए एक्सप्रेशन पूरा। इसको पॉज करके नोट डाउन करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जल्दी करो, पॉज करो, नोट डाउन करो। ओके, नोट डाउन कर लिया सबने? चलो ये मैं हटा देता हूँ, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और ये कोलिजन वाला पार्ट। वी आर कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो हमको चाहिए डेल्टा के, तो क्या एक्सप्रेशन बचा है ध्यान दो, हाफ कॉमन हो जाएगा सब जगह से, चलो हाफ कॉमन ले लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ m1 प्लस m2 है और यहाँ ये पूरा टर्म है, तो इसको m1 प्लस m2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्या होगा, पहले m1u1 स्क्वायर m1 से मल्टीप्लाई होगा और m2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा, देखो m1u1 स्क्वायर m1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमको मिलेगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, करेक्ट, हाँ या ना? m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, समझ में आया पहला टर्म। दूसरा टर्म m1u1 स्क्वायर से m1u1 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, m1 m2 u1 स्क्वायर, समझ में आया? समझा ये पहला टर्म? ओके, नेक्स्ट इज ये m2 u2 स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमको मिलेगा m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, है ना? देखो ना, m2 स्क्वायर और u2 स्क्वायर, फाइन। अब ये वाला पूरा टर्म इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, बट ये वाला टर्म में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करके 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बट यहाँ माइनस साइन है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जितने टर्म्स हैं सबका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव है इसमें। तो पहला टर्म का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, समझा, माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, समझा, लास्ट में माइनस 2m1 m2 u1 u2, समझ में आया लास्ट टर्म? ये पूरे का डिवाइडेड बाय क्या है, पूरे का डिवाइडेड बाय है m1 प्लस m2। ओके, ठीक है, इतना बड़ा देखने में लग रहा है, परेशान मत हो, कैंसिल हो जाएगा ये देखो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, तो कैंसिल हो रहा है ना, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। वैसे ही m2 u2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब देखो इसमें m1 m2 है, इसमें m1 m2 है, इसमें भी m1 m2 है, करेक्ट। तो m1 m2 हर जगह से कॉमन ले लें अगर हम लोग, तो क्या मिलता है, देखो हमको मिलेगा हाफ m1 m2 और ये वाला टर्म बाहर ले लो m1 प्लस m2, ये एक पूरा टर्म हो गया। यहाँ देखो क्या बच रहा है ब्रैकेट में, यहाँ बच रहा है u1 स्क्वायर, यहाँ से u2 स्क्वायर और यहाँ से -2 u1
u2, ठीक है। चलो क्या मिलता है, देखो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया, यही लास्ट स्टेप है। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये क्या है u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो ये जो चेंज है ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमको प्रूव करने को बोला था ना, तो ये फॉर्मूले से ही ये चीज़ प्रूव हो जा रही है। कैसे, देखो हमको मालूम है मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और हमको मालूम है u1 u2 से ग्रेटर है, तो u1 माइनस u2 हमेशा पॉजिटिव होगा। इवन दो अगर u1 u2 से ग्रेटर नहीं हुआ तो भी अगर यहाँ आंसर नेगेटिव आता है तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, मतलब ये पूरा टर्म हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर चेंज हमेशा पॉजिटिव है मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, लूज़ होती है। तो कोलिजन में कभी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो सकती, ये बात याद रखो, ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी, और इनइलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, बट गेन कभी नहीं हो सकती है। गेन होती है काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन में, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और वो एक्सप्लोड हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हर एक पार्टिकल की बढ़ जाती है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन हो वहाँ काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। तो ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी हवा में से आ जा रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सप्लोजन जो होता है उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है ना, साउंड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, तो हर जगह एनर्जी कन्वर्जन ही चलता है। सो दैट यू शुड हैव इन माइंड। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन शो। तुम्हारे बुक में ये सब सिंप्लीफिकेशन नहीं है, डायरेक्टली तुमको ये जो सेकेंड लास्ट स्टेप हमने लिखा था, सेकेंड लास्ट भी नहीं, हाँ शायद उसके पहले वाला स्टेप जो था अपना, वो स्टेप के बाद ही लिख देता है ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट दिस। तो ये सिंप्लीफिकेशन किया है ताकि तुम परेशान ना हो कि कहाँ से आ जा रहा है ये। ओके ऑल राइट, तो ये हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी हमेशा लूज़ होती है ये चीज़ शो कर दी है। नोट डाउन कर लो पॉज करके। ओके कर लिया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट हमको पढ़ना है, नोट डाउन कर लेना पॉज करके। नेक्स्ट हमको पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी या इनइलास्टिक कोलिजन में यूजुअली इतना ही हमको पढ़ना होता है। अगर कोलिजन इनइलास्टिक है तो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कितना एनर्जी लॉस हुआ है, ये बताओ, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। मतलब ये रेयर क्वेश्चन है बट रिस्क नहीं लेना था इसलिए मैंने ये भी करवा दिया है ताकि तुम श्योर रहो, बाकी तो ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज कोलिजन्स इन 2 डायमेंशन। तो कोलिजन्स इन 2 डायमेंशन पढ़ते हैं, फिर कोलिजन्स का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोलिजन्स इन 2D में ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको, खाली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। देखो कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बॉडी है, थोड़ा बड़ा बड़ा बॉडीज़ बना रहा हूँ ताकि समझ में आए। ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये दोनों बॉडीज़ के लिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। देखो फर्स्ट बॉडी, इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा है, लेट दिस बी u1, ठीक है, और इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा है, लेट दिस बी u2। अब क्यों वेलोसिटीज ऐसा लिया है, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि वेलोसिटीज 2D में होनी चाहिए तो कोलिजन भी 2D में होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो कोलिजन भी 1 डायमेंशनल हो जाएगा ना। सो लेट दिस बी एंगल अल्फ़ा 1, लेट दिस बी एंगल अल्फ़ा 2, ठीक है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंगल्स हैं, ये इनके सेंटर्स ऑफ मासेस हैं। हम लोग सेंटर ऑफ मास पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी फ़िलहाल जस्ट कंसिडर कर लो ये सेंटर ऑफ मास है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। तो देखो सपोज कोलिजन हो जाता है और कोलिजन होने के बाद ये बॉडीज़, ये कोलिजन हो गया और आफ्टर कोलिजन ये बॉडीज़ का जो वेलोसिटीज़ है वो कुछ अलग तरीके से दिखता है। जिससे इसका वेलोसिटी इधर की तरफ जाता है v1 कुछ एंगल बीटा 1 पे, और इसका वेलोसिटी इधर की तरफ जाता है विथ सम एंगल बीटा 2, इसको v2, ठीक है।
कम्प्लीटली अजम्पशन पे चल रहा है ये सब, ज़्यादा परेशान मत हो। बस एक फार्मूला निकालना है इसके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। 2D में इतना कुछ नहीं करना है, 1D तक पढ़ोगे तो भी बहुत हो गया। ये बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तो परेशान मत हो जाना देख के, इसलिए बीटा 2 देख, ठीक है। अब देखो ये कोलिजन को हैंडल कैसे करना है या डील कैसे करना है इससे। द ट्रिक इज कि यू हैव टू डिवाइड द कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करना है, एक्स वाले वेलोसिटीज़ को एक साथ ट्रीट करना है, वाई वाले वेलोसिटीज़ को एक साथ ट्रीट करना है। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का वैल्यू है और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का वैल्यू है उसको एक साथ ट्रीट करो। देखो जैसे x में वेलोसिटी में निकालूं तो x में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, u1 cos अल्फ़ा 1। यहाँ x में वेलोसिटी क्या आ जाएगी, u2 cos अल्फ़ा 2, करेक्ट। यहाँ y में वेलोसिटी क्या आ जाएगी, y में वेलोसिटी आ जाएगी u1 sin अल्फ़ा 1, और यहाँ y में वेलोसिटी क्या आ जाएगी, बोलो, u2 sin अल्फ़ा 2। थोड़ा वेक्टर्स रेजोल्यूशन अच्छे से समझ के रखो तो ये सब इजी हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये आ जाएगा v1 cos बीटा 1, ये आ जाएगा v2 cos बीटा 2, और इसमें ये डायरेक्शन में ये देखो ये x की वेलोसिटी है, ठीक है, ये x की वेलोसिटी है और ये y की वेलोसिटी, ठीक है। वैसे यहाँ पे y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, v2 sin बीटा 2, यहाँ v1 sin बीटा 1, ओके, ठीक है। So what we have to find is we have to just find, or we have to just write one equation for conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum के लिए एक equation लिख दो x और y में। So according to conservation of linear momentum, linear momentum का conservation हमको मालूम है, तो along x axis अगर अप्लाई किया तो देखो क्या होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये हो जाएगा एक्स में इसका मोमेंटम, चलो मास ले लो यार, मास के बिना बॉडी कैसे है, m1 m2, ठीक है, मास लेना भूल गए हम लोग, m1 m2, ओके। देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम अगर मैं निकालूं तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 cos अल्फ़ा 1 प्लस m2 u2 cos अल्फ़ा 2, ये हो गया इनिशियल लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस में। फाइनल लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, m1 cos बीटा 1 प्लस m2 cos बीटा 2, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन हो गया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक्स एक्सिस के लिए। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी एक इक्वेशन लिख देते हैं अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस अगर हम लोग निकालें तो वाई एक्सिस में देखो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1 sin अल्फ़ा 1 प्लस m2 u2 sin अल्फ़ा 2, दिस विल बी इक्वल टू m1 v1 sin अल्फ़ा 1, सॉरी sin बीटा 1, ओके। अच्छा, there's this concept that you are supposed to know called as line of impact. line of impact क्या होता है, देखो जब ये बॉडीज कोलाइड होंगी तो इनका जो मोमेंटम चेंज होगा ना, वो मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ उस लाइन के अलोंग चेंज होगा जिस लाइन में इम्पैक्ट हुआ है। तो इम्पैक्ट इनका जब ये कोलिजन होगा तो ये लाइन के अलोंग इम्पैक्ट होगा। तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो वहाँ से अगर तुम ध्यान दोगे तो ये जो मोमेंटम का वैल्यू है वो फाइनली भी यही है, इनिशियली भी यही है। यानी इनिशियली ये जो मोमेंटम्स है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब अगर मैं ये बॉडी को ऐसे समझूं, जैसे ये बॉडी हुआ और ये बॉडी हुआ, इनका कोलिजन हुआ, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये, और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो इसके परपेंडिकुलर में कोई वेलोसिटी नहीं आ रही है, इसके परपेंडिकुलर में फोर्सेस नहीं लगते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है।
तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब भी हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे ना, सो वी कैन जस्ट राइट कि फाइनल मोमेंटम वाई में 0 हो जाता है. तो वी कैन जस्ट टेक दिस एज m1 u1 sin alpha 1, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, या ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग इंडिविजुअल लाइन ऑफ मोमेंटम या इंडिविजुअल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए लगाते हैं. देखो इंडिविजुअल लाइन ऑफ इम्पैक्ट या इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ के लिए अगर मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट को ट्रीट करूं तो ये कुछ ऐसा होगा, m1 u1 sin alpha 1, दिस इज इक्वल टू m1 v1 sin beta 1 एंड m2 u2 sin alpha 2, दिस इज इक्वल टू m2 v2 sin beta 2. तो बोलने का मतलब ये है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर में जो लाइन है वहाँ मोमेंटम इंडिविजुअल बॉडीज़ का कंजर्व्ड है, मतलब उनका मोमेंटम चेंज ही नहीं होता है अलोंग वाई एक्सिस. ये मैं बोल रहा था, ये जो बॉडी का मोमेंटम है ये वाई एक्सिस के अलोंग नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ लीनियर मोमेंटम उस इम्पैक्ट लाइन के अलोंग चेंज होगा जिस लाइन में इम्पैक्ट हुआ है, उस लाइन के अलोंग चेंज होगा जिसमें इम्पैक्ट होता है. ठीक है, तो ये दो ही इक्वेशंस अपने को लिखने होते हैं. और यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी इक्वेशन देखो, यहाँ मिस हो गया टर्म, ये m1 v1 है ना, m1 v1, ये m2 v2. ओके, ऑलराइट, फाइन. ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमको लिखने होते हैं कोलिजन इन 2 डायमेंशन के लिए, जो हमको पता होने चाहिए. बाकी इससे ज़्यादा और कुछ तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं होता है, और 11th में कहीं तुमको ये पूछेगा भी नहीं. इट्स जस्ट दैट कि तुम डायग्राम देखोगे तो परेशान ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया एक बार. ठीक है, तो इतना ही बस है कोलिजन्स के लिए, और इतना ही आज के लेक्चर में भी हम लोग करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे.